तो है गाइस, कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार 2 ऑरिजिन कॉन्टिनेंट के नेक्स्ट नॉवल के चैप्टर नंबर 373 में आप सभी का स्वागत है। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि बहुत ज़्यादा बकवास हो चुकी थी, तो वैसा ही इस एपिसोड में थोड़ा बहुत होने वाला है। तो यहाँ पर हमें लैंड ऑफ ऑरिजिन के डार्क लेक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सातों लॉर्ड आपस में बैठकर कुछ इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे होते हैं। जहाँ पे लॉर्ड नाइगू कहते हैं कि 13 ह्यूमन एंसेस्टर्स अपने ह्यूमन एंसेस्टर यानहू को लेकर हम पे सडनली अटैक कर दिए थे, जिसकी वजह से वुलैन और बाकी के जिन मिंगयाओ और मोमैन को रेस्ट्रेन करना पड़ा था। लेकिन उस अटैक में जिन मिंगयाओ और मोमेंट थोड़ा सा इंजर हो चुके थे, मतलब एक सडन अटैक की वजह से वो थोड़ा सा इंजर हो चुके थे। लेकिन यहाँ पर क्या थे, फॉर्चुनेटली युआन की फॉर्मेशंस पूरे के पूरे सिचुएशंस को काफ़ी अच्छे से संभाल ली थी और हमारे 7 लॉर्ड्स को पीछे मुड़कर नहीं आना पड़ा। वरना अगर युआन की फॉर्मेशंस ना होती तो हो सकता कि हमें युद्ध से वापस लौटना पड़ता। और यहाँ पर बिना किसी थ्रेट के वो ह्यूमन एंसेस्टर्स को हम बड़ी आसानी से संभाल सकते हैं। अब लॉर्ड वुलैन भी हामी भरते हैं और वो भी कहते हैं कि यार वो सिचुएशंस को ज़्यादा ही डेंजरस थी, क्योंकि उनकी फिजिकल बॉडी बड़े ही फॉर्मिडेबल हो, लेकिन ह्यूमन एंसेस्टर्स के पास कई तरीके से सुप्रीम लेवल्स पावर्स मौजूद थी, तो जो कि उनको काफ़ी तरीके से ट्रबलसम दे सकती थी, मुश्किलों का सामना करवा सकती थी। बताया जाता है कि बहुत पहले ह्यूमन एंसेस्टर युनहाउ ने खुद को एक्सप्लोड कर दिया था, अपने ह्यूमन एनर्जी को एक्सप्लोड किया था किसी एटम बम की तरह। अब इसमें वो एंसेस्टर मरा नहीं था, बस अपने ह्यूमन एनर्जी को किसी कामी हामी की तरह अटैक करके बस ब्लास्ट करवाया था, किसी स्पेड बॉल की तरह कह सकते हो। और वहाँ पर जब उसने अपने टॉप एंसेस्टर्स ह्यूमन एंसेस्टर अटैक किया था, तो वहाँ पर उसकी पावर्स कुछ ज़्यादा ही थी। अब बताया जाता है कि ये जो ह्यूमन होता है यान हुआ, वो काफ़ी पॉपुलर ह्यूमन एंसेस्टर होता है अपने ह्यूमन लाइफ फॉर्म फैक्शंस में, जिसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। इटर्नल लैंड में वो अपने एक सीट को हेल्ड करता है, उसे एक अनडाइंग और इंडिस्ट्रक्टिबल एग्जिस्टेंस के नाम से भी जाना जाता है, मतलब कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है। जैसे अपने लॉर्ड जिंगमैन को कहा जाता है, वैसे ही एंसेस्टर्स ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स के अंदर भी वो भी इंडिस्ट्रक्टिबल के नाम से जाना जाता है। और ऐसे बहुत सारे होते हैं, मतलब यहाँ पे आगे चलकर धीरे धीरे बताया ही जाएगा। वहाँ पे हमें ये भी बताया जाता है कि ह्यूमन लाइफ फैक्शंस के अंदर बहुत ही एब्सोल्यूट हाई आइलैंड मौजूद हैं, क्योंकि हमें बताया जाता है कि बस थोड़ी देर पहले ही, अभी वो लोग अभी बात कर रहे हैं ना, उसके थोड़ी देर पहले ही लॉर्ड वुलैन की मैसिव कॉम्बैट क्लोन को डिवॉर कर लिया गया था किसी ह्यूमन एंसेस्टर के द्वारा। अल्लो लॉर्ड वुन अपने ह्यूमन एंसेस्टर ह्यूमन बॉडी से दूर थे, उसको भले ही निगल लिया गया था, लेकिन इन सब टाइम में उन्होंने अपने आप के बॉडी को फिर से रीजनरेट कर लिया। भले ही क्लोन चला गया, लेकिन क्या ही उससे मतलब है, वो फिर से अपनी एनर्जी को यूज करके रिगेन कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पे उन पे नहीं, बल्कि बाद में भी उन पे 12 ह्यूमन एंसेस्टर्स के द्वारा अटैक किया गया था। उन्होंने भी अपनी ह्यूमन एनर्जी को एक्सप्लोड करके अटैक कर दिया था। उन्होंने लॉर्ड जिन, लॉर्ड मिंगमाओ, लॉर्ड मोमैन, इन सब पे अटैक किया था अपने ह्यूमन एनर्जी को एक्सप्लोर करके, मतलब समझ सकते हो कि उनको जितनी जल्दी तबाह किया जा सके, उनको पीछे हटने में मजबूर किया जा सके, इसलिए वो ऐसा इतने एक्सट्रीम लेवल तक कर रहे थे। आपने रीजंस ऑलरेडी पिछले के 2 एपिसोड्स में देख रखे होंगे। अब यहाँ पे अगर बाकी के और लॉर्ड्स नहीं होते, मतलब कि 4 लॉर्ड्स को तो ऐसा इंजरी हुई थी, लेकिन अगर बाकी के 3 लॉर्ड्स ना होते तो उन सब की सारी कॉम्बैट क्लोन्स एनिहिलेट हो जाती और उन्हें युद्ध में वापस लौटना पड़ता, जिसकी वजह से वो सारे ह्यूमन लेवल्स के बंदे वहाँ पर तबाही मन चाहे से करने लगते हैं। अगर यहाँ पे 1v1 बैटल होती तो कोई भी ऐसा लॉर्ड नहीं था जो कि नहीं डरता था, मतलब कोई नहीं डरता था। 1v1 में सबको नानी याद दिलाने की पावर अपने लॉर्ड रखते हैं, लेकिन यहाँ पर जब उनके पास ग्रुप में अटैक होती है तो उनकी खुद की नानी याद आ जाती है कि अब कैसे बैटल किया जाए। जिसके साथ वो वहाँ पे अभी रोक रहे थे और किसी डिले स्ट्रैटेजी में आपको सैक्रिफाइसेस देने ही पड़ते हैं। जिसके साथ फाइनली लॉर्ड जिंगमिन कहते हैं कि मैंने अपनी कुछ पावर्स को डाइवर्ट करके सारे
ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स की आर्मी को एनिलेट करने में लगा दिया, जिसकी वजह से जितने भी वर्ल्ड लेवल ह्यूमन बीइंग्स है उन सब के अंदर मेरा डर बैठ गया है, मेरा खौफ फैल गया है कि आ गया है, गब्बर आ चुका है, भाग लेना चाहिए। इसकी वजह से उन्होंने जो ओरिजिन वर्ल्ड्स को कॉन्क्वेर करना शुरू किया था वो थोड़ा स्लो डाउन हो चुका है। और बात रहे ह्यूमन एंसेस्टर्स लेवल थ्रेट को डील करने के लिए, तो उनकी जो फ्यूचर ऑब्जर्वेशंस होती हैं तो वो कहता है कि अगर हम युवान के लीड से चले तो हम अभी भी होल्ड ऑन कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर वो बंदे कहते हैं कि आखिरकार हम एक बार होल्ड ऑन कर सकते हैं, 2 बार होल्ड ऑन कर सकते हैं, लेकिन क्या हम इसको 10 बार, 100 बार, 1000 बार इसको होल्ड ऑन कर सकते हैं क्या? लॉर्ड नायगू भी वहाँ पे अपने हेड को स्लाइटली नॉड करते हुए कहते हैं कि मैं जानता हूँ फ्यूचर अनसर्टेन है, हम ब्लाइंडली फोरसाइट पे नहीं विश्वास करते हैं, जो कि तुमने देखा है कि लू फेंग अपने आप को ब्रेक थ्रू करवा ही देगा। तो लॉर्ड जिंगमैन भी उस बात से एग्री करते हुए कहते हैं कि तुमने सही कहा। अब यहाँ पे लॉर्ड जिन बीच में बोलते हैं कि नायगू तुम्हारी वाइटैलिटी सारी ह्यूमन एंसेस्टर्स से ज़्यादा है, सबको सरपास कर देती है, जब हम नहीं डर रहे हैं तो तुम्हें किस बात की डर है? तो वहाँ पे लॉर्ड नायगू आर्ग्यू करते हुए कहता है कि देखो मैं डरता नहीं हूँ, बस मैं यहाँ पे अपने स्ट्रैटेजी के बारे में सोच रहा हूँ, हमारा स्ट्रैटेजी अभी डिले करने का है। अगर यहाँ पे हम सातों मिलकर उन सबसे लड़ें तो ठीक है, लेकिन अगर हम सब कोलैप्स हो गए तो ह्यूमन एंसेस्टर फ्रीली पॉक्सिन वर्ल्ड क्लस्टर्स पर अटैक करेंगे। इतना ही नहीं बल्कि वो बॉजी वर्ल्ड क्लस्टर्स को भी और ही जल्दी तबाह कर देंगे। मतलब देखो यहाँ पे उनका कहने का क्या मतलब था, एकदम से फाइट करके उन सबको इंजर्ड करो, खुद इंजर हो जाओ, थोड़ा सा जाओ रेस्ट करो, वो भी रेस्ट करेंगे, फिर से अटैक करेंगे, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा स्लो डाउन होगी। लेकिन यहाँ पर वो डिले कर रहे थे, डिले करने में उसकी पावर्स रिकवर भी नहीं हो पाएंगी और वो एक्सप्लोड होके खत्म हो जाएंगी। अगर एक बार उनकी बैटल क्लोन्स पूरी तरह से एनिलेट हो गई ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्हें फिर से रेस्ट करना पड़ेगा, फिर से अपनी एनर्जी को रिकवर करना पड़ेगा, जिसमें कि लॉर्ड्स को टाइम लग जाएगा, जिसकी वजह से वो सारे बंदे ह्यूमन एंसेस्टर्स के बंदे अपने सारे वर्ल्ड क्लस्टर्स पे खुलेआम अटैक करना शुरू कर देंगे। बस यही उनका मसला था कि हम लोग यहाँ पे डिले की स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अगर हम इसमें कामयाब ना हो पाए तो हमारे वर्ल्ड क्लस्टर्स बड़ी आसानी से तबाह होने जाएंगे। जिसके साथ वहाँ पे जिंग मैंग भी कहते हैं कि हाँ ऐसा ही है, लेकिन वहाँ पे लॉर्ड मैंग और बाकी के दूसरे लॉर्ड नायगू कहते हैं कि जिंग मैंग तुम्हें अपने मेन कॉम्बैट क्लोन में 90% स्ट्रेन को डाल लेना चाहिए, बाकी के रिमेनिंग 10% को तुम्हें उन वर्ल्ड लेवल ह्यूमन बीइंग्स पर अटैक करने में लगा देनी चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी डरे हुए हैं। तो बहुत ही कम ऐसे वर्ल्ड क्लास के लेवल वाले बंदे होंगे जो कि ओरिजिन वर्ल्ड पर रेकलेसली अटैक करने की कोशिश करेंगे, और 10% अभी के फिलहाल काफ़ी होगी। अब इस बात को सुनकर लॉर्ड मोमैन भी कहते हैं कि हाँ मैं नायगू की बातों से एग्री करता हूँ, जिसको सुनकर लॉर्ड जिंगमैंग स्माइल करते और कहते हैं कि मेरी कॉम्बैट क्लॉन के पास ऑलरेडी 90% पावर आ चुकी है। जिसको सुनकर वहाँ पे लॉर्ड नायगू भी हैरान हो जाते हैं। लॉर्ड जिन, मिंग याओ, मोमैन, युआन और वुलन वो सभी सरप्राइज हो जाते हैं, और लॉर्ड वुलन उससे पूछते हैं कि क्या तुम इतने डेंजरस सिचुएशंस में भी बैक होल्ड कर रहे हो? तो लॉर्ड जिंगमैंग वहाँ पे स्माइल करते हुए कहता है कि ये बस देखने में डेंजरस लग रहा है, मैं तो बस एक अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा हूँ, एक ऐसे चांस का जहां पे मैं उनके एक्शंस पर रिग्रेट करा सकूं। अब देखो लॉर्ड जिंग में क्या किया, मतलब यहाँ पे उन्होंने पहले अपने 70% पावर हाउस को यहाँ पे रख दिया था, जिसकी वजह से 30% वो वहाँ पे बाकी सबको एनिलेट करने में लगाए थे। अब सबको लगा कि 30% वहाँ पे है, तो एंसेस्टर्स 70% वाले लॉर्ड्स पर अटैक करना शुरू कर दिए। लेकिन लॉर्ड नायगू मतलब लॉर्ड जिंग में काफी ज्यादा चालाक निकले और वो अपने फिर से पावर्स को 90% तक कर देते हैं, और नेक्स्ट बार जब अटैक होगा तो वो बहुत ही पावरफुल तरीके से सरप्राइज अटैक देकर उनमें से किसी एक को मारेंगे या फिर बहुत ज़्यादा इंजर्ड कर देंगे, जिसकी वजह से वो ये कहना चाह रहे थे कि मैं उनके सारे एक्शंस को रिग्रेट कराना चाहता हूं। अब लॉर्ड नायगू कहता है कि ये सारे स्कीम्स तो अच्छे ही हैं, लेकिन चलो देखते हैं कि इसमें हम न फंस जाएं, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल ह्यूमन एंसेस्टर्स के कंबाइंड अटैक्स के ऊपर से लॉर्ड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इमेंस प्रेशर लग रही होती है। युआन भी यहाँ पे कहता है कि हमें जिंग मैंग पे विश्वास करना चाहिए, लेकिन वहाँ पे लॉर्ड मियांग वांग कहते हैं कि जिंग मैंग
तुम ओकेजनली फ्यूचर में ग्लिम्स देखा करते हो, तो बताओ कि आखिरकार लू फेंग को केजुअल से ब्रेक थ्रू करने में कितना ज़्यादा टाइम लगेगा। और बाकी के पांचों लॉर्ड्स अपने जिंगमैन की तरफ देखने लगते, वो भी जानना चाहते थे कि आखिरकार लू फेंग को कितना टाइम लगने वाला है। लेकिन यहाँ पे लॉर्ड जिंगमैन स्माइल के साथ कहते हैं कि लू फेंग ने ऑलरेडी सुप्रीम लेवल पावर्स के मिस्टीरियस पावर को टच कर लिया है, वो हिनवा ब्लड लाइन को स्टडी कर चुका है। जिसके साथ वो ये भी कहते हैं कि फिलहाल में वो अपने हिनवा लेवल डॉग को क्रिएट करने की अटेम्प्ट दे रहा है, और बस कुछ डजन्स ऑफ एपल्स में ही उसने अपने सेकंड डॉग को ऑलरेडी नियर डॉग स्टेज तक पहुंचा दिया है। जिसको सुनकर वहां पे सभी हैरान हो जाते कि क्या उसने बस डजन्स ऑफ एपल्स में ही नियर डॉग लेवल तक पहुंचा दिया इतनी जल्दी। और लॉर्ड जिन वहां पे कहते हैं कि जब मैं एक ऑरिजिन वर्ल्ड सॉवरिन बना था तो मुझे 3 ट्रिलियन एपल्स का टाइम लगा था अपने नियर डॉग स्टेज में आने में ही, मतलब कुछ ज़्यादा ही इनको टाइम लग गया था। लेकिन जब मैंने अपने सुप्रीम लेवल पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन को सेंस किया तो उसके बाद मुझे 5000 एपोज लगे थे उसको फुली ग्रैप्स करने में। अब यहाँ पर वो अपनी कहानी बताने लगते हैं और वो ये कहते हैं कि जब कोई बंदा नियर डाउ स्टेज में आ जाता है तो उसके ऊपर एनलाइटमेंट आना सर्टेन ही होता है। लू फेंग अभी फिलहाल में सिर्फ 1.5 बिलियन एपोज से ही कल्टीवेट किया है, टाइम एक्सेलरेशंस को जोड़ के बताया जा रहा है, और उसने अपने इस कम से टाइम में ही नियर डाउ स्टेज में आ गया है। अगर यहाँ पे उसे टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ टाइम्स भी लगे, मतलब उतना एपोज भी लगे, तो यहाँ कह सकते हो कि वो अपने इन टाइम के अंदर एनलाइटमेंट पा सकता है। सारे लॉर्ड्स अपने एंटिसिपेशन से भर आते हैं क्योंकि उनकी जो एक्सपीरियंस थी, जितने प्रैक्टिशनर्स फैक्शंस के अंदर, उन्हें एक चीज़ तो अच्छे से पता थी कि जितने भी बंदे अपने सुप्रीम लेवल पावर्स को एल्यूड कर सकते हैं, उनको सेंस कर सकते हैं, तो इसका मतलब यही है कि वो अपने ब्रेक थ्रू की काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। बस ये टाइम का मैटर है जहाँ पे वो धीरे धीरे करके फाइनली अपने रिफाइनमेंट को कंप्लीट करके मास्टरी की तरफ बढ़ ही जाता है। और जबकि वो लू फेंग इस लेवल तक ऑलरेडी आ चुका है तो बस उसकी टैलेंट और उसकी स्पीड से बस थोड़ा सा ही टाइम लगेगा अपने ब्रेक थ्रू को लेकर, जिसके साथ उनमें और भी बातें होने लगती, मतलब सब लोग इसी चीज़ के बारे में बात कर रहे। तब लॉर्ड जिंगमैन स्माइल करते हुए कहते हैं कि उसकी करंट केव रेजिडेंस को मैंने 100 मिलियन टाइम एक्सेलरेशंस पे ले आ गया हूँ, और मैं ये एस्टिमेट करता हूँ कि हम लोग के पास 100 ईपोज के अंदर ही एक नया लॉर्ड जन्म लेकर आएगा, और जब ऐसा होगा तो सिचुएशन चेंज हो जाएगी। जिसको सुनकर जितने भी बंदे थे वो हामी भरते कि हाँ ऐसा ही होना है, क्योंकि यहाँ पे अगर एक साथ 8 लॉर्ड्स फाइट करेंगे तो उनकी कलेक्टिव स्ट्रेंथ उनके पावर्स को अभी 20 से 30% तक बढ़ा देगी अपने 7 लॉर्ड्स के मुकाबले, जो कि 20 से 30% आपको कम लग रहा है लेकिन ये भी काफ़ी ज़्यादा होती है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि लू फेंग जब ब्रेक थ्रू करेगा ना तो लू फेंग सातों के सातों लॉर्ड्स के पावर्स को, कंबाइंड पावर्स को ओवर पावर कर देगा, अकेले ही 1 मैन आर्मी बन जाएगा। लू फेंग ऑफ कोर्स बनेगा क्योंकि वो तो अपने मेन कैरेक्टर हैं। जिसके साथ युवान वहाँ पे हंसते हुए कहता है कि वो अपने हिनवन डॉ ऑफ लाइफ एंड डेथ को कल्टीवेट कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे प्रैक्टिस फैक्शंस के पूरे को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। बाकी के 6 लॉर्ड्स भी इसी की तरफ देख रहे होते हैं। अब यहाँ पे इन्फिनाइट हिनवन स्पेस में ऐसे कई सारे बंदे थे जिन्होंने कि सुप्रीम लेवल पावर्स को मास्टर कर रखे थे। इनेट हिनवन फैक्शंस के अलावा और प्रैक्टिशनर फैक्शंस के अलावा और भी कई सारे फैक्शंस मौजूद थे। लॉर्ड्स ने कई सारे स्किल्ड बेइंग से भी इनकाउंटर कर रखा था जो कि डॉ ऑफ लाइफ में ऑलरेडी अपने आप में ब्रेक थ्रू कर चुके थे। मतलब मैंने ऑलरेडी बताया कि कैसे हिनवन फैक्शंस के अलावा और प्रैक्टिशनर फैक्शंस के अलावा भी और भी फैक्शंस मौजूद हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, और उनमें से भी कुछ लोगों ने डॉ ऑफ लाइफ में कल्टीवेट किया था। लू फेंग उन्हीं कंपेनियंस में से एक से आता है, जिसके बाद हमें सीन चेंज कर लैंड ऑफ ओरिजिन के एक ऑर्डिनरी से केव रेजिडेंस के अंदर हमें टियान लाइन के का सीन दिखाया जाता है। ये वही था जो कि लू फेंग से मिलने के लिए नहीं आता उन टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ हाई लेवल ह्यूमन बीइंग्स में, जहाँ पे हमें टियान लाइन को दिखाया जाता कि जो कि फाइनली एक वर्ल्ड लेवल ह्यूमन ब्लड लाइन को रिफाइन कर चुका था और वो उसमें सक्सीड हो चुका था। अब यहाँ पे उसने उसके 70% को कॉम्प्रीहेंड कर दिया था और वो अपने बॉडी के अंदर इंटीग्रेट करना शुरू करता है, जिसकी वजह से उसकी पूरी की पूरी लाइफ फॉर्म एक इवोल्यूशन में चली जाती है। उसके ऊपर काउंटलेस वाइट हेयर्स आना शुरू करते हैं और वो किसी कोलोसल बीस्ट की तरह दिखना शुरू कर देता है और उसमें ट्रांसफॉर्म हो जाता है।
ट्रायंगलिंग का केव एक हाई लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स केव्स था और जो चैम्बर्स थी उसके अंदर वो थोड़ी सी स्मॉल थी, जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा चैम्बर्स को ही अपनी बॉडी से भर देता है। लेकिन यहाँ पर वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया था, जिसकी वजह से उसे अपने ह्यूमन फॉर्म में वापस से लौटना पड़ता है। हुआ क्या, यहाँ पे वो ब्रेक थ्रू कर देता है और एक वर्ल्ड लेवल क्लास ह्यूमन लाइफ फॉर्म बन जाता है हाई लेवल से। लेकिन यहाँ पर एक केव छोटी थी, जिसकी वजह से उसकी बॉडी ही इतनी बड़ी हो जाती कि वो उसमें पूरी की पूरी अट ही नहीं पाती। जिसके साथ टियानलेंग के वहाँ पे कहता है कि क्या हुआ अगर वो फ्यूजन पाथ प्रैक्टिशनर्स हैं, आखिर में तो मैं वर्ल्ड लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म सबसे पहले बना हूँ। अब वो बात कर रहा था लूफेंग की, क्योंकि जब लूफेंग इमर्ज होके आया था तो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर हो गया था, क्योंकि जो फ्यूजन पार्ट प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो काफ़ी जल्दी वर्ल्ड लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म में आसानी से एडवांस कर लेते हैं। अगर लूफेंग एक वर्ल्ड लेवल ह्यूमन क्लास पहले बनता तो उसके अंदर जो डार्क वर्ल्ड क्लस्टर्स हैं सारे लूफेंग के कंट्रोल में आ जाते हैं। अब डार्क वर्ल्ड क्लस्टर सेंस में देखा जाए तो उसका घर ही होता है। एक सिंगल वर्ल्ड क्लस्टर्स के अंदर 2 वर्ल्ड लेवल ह्यूमन बीइंग्स बनेंगे, तो जिनमें से जो पहले ब्रेक थ्रू करेगा वो उसका चार्ज करेगा, वो उसका मालिक बन जाएगा। और ये एक अनस्पोकन रूल था। टियानलेंग के इसी होमलैंड से आता था तो वो भी इन सबको कंट्रोल करना चाहता था, इसलिए उसने सबसे पहले ब्रेक थ्रू करने का सोचा। लेकिन जब लूफिंग यहाँ पे आया लैंड ऑफ ऑरिजिन में तो टियानलेंग ने जल्दी से ऑक्सिलरी ट्रेजर्स और काफ़ी सारे रिलेंटलेस कैसे ट्रेजर्स को खरीदा ताकि वो ब्रेक थ्रू कर सके और फाइनली वो सक्सीड हो चुका। और टियानलेंग काफ़ी यहाँ खुश हो जाता है और कहता है कि डार्क वर्ल्ड क्लस्टर्स अल्टीमेटली मेरे ही अंडर आ चुकी हैं और इसे मैं ही राज करूंगा। अगर यहाँ पे लूफेंग थोड़ा सा और फास्टर होता तो टियांगलेंग हमेशा के लिए, मतलब टियांगलेंग अभी भी हाई लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म स्टेज में ही अटका होता और लूफेंग ब्रेक थ्रू कर लेता वर्ल्ड क्लास में, तो इसके अंदर ये सारे क्लस्टर्स आ जाते। लेकिन फिलहाल में इन सब की बातें नहीं करते, क्योंकि हमें पता है लूफेंग जब लॉर्ड बनेगा तो लूफेंग उसको आराम से ओवरपावर करके सारे क्लस्टर्स को अपने अंदर ही मर्ज कर लेगा। और यहाँ पर वो कहता कि ये अननेसेसरी है, जिसके साथ टियान किंग बाहर निकलता है और वहाँ पर लॉर्ड्स के समन्स का वेट करने लगता है, क्योंकि जब वो एक वर्ल्ड लाइफ ह्यूमन लाइफ फॉर्म बन चुका है तो हर एक चीज़ बदल चुकी है। लेकिन वो बाहर जाकर काफ़ी देर तक इंतजार करता है लेकिन कोई नहीं आता। इसको देखकर टियांगलिंग पजल हो जाता है कि आखिरकार हो क्या रहा है। मैं एक वर्ल्ड क्लास ह्यूमन लाइफ फॉर्म बन चुका हूँ लेकिन कोई भी लॉर्ड आके मुझे समझ नहीं किए हैं, क्योंकि उसने ये जाना था प्रैक्टिशनर फैक्शंस के मुताबिक से कि जब भी कोई एक वर्ल्ड क्लास ह्यूमन लेवल लाइफ फॉर्म बनता है तो ये काफ़ी एक सिग्निफिकेंट इवेंट की तरह माना जाता है और लॉर्ड्स अपने टेरिटरी के अंदर आकर उसे अपनी खुद की एक टेरिटरी देते हैं कि तुम्हें ये संभालना है, और वो उसे एक वर्ल्ड क्लस्टर देते हैं, उसकी अथॉरिटी उसके ऊपर दे देते हैं कि तुम इसको संभालना है। लेकिन यहाँ पे ब्रेक थ्रू करने के बावजूद भी टियांगलेंग को कोई भी समझ नहीं मिलती है। इसको देखकर टियांगलेंग खुद से अंदाजा लगाता है कि अभी के फिलहाल वॉर टाइम का समय है और हो सकता है कि लॉर्ड्स अपने लाइफ एंड डेथ बैटल के बीच में लॉक हो चुके हो और ह्यूमन एंसेस्टर से फाइट कर रहे हो, जिसकी वजह से वो मुझसे नहीं मिल सकते हैं। लेकिन खैर कोई बात नहीं, मैं पहले जाकर दूसरे वर्ल्ड लेवल ह्यूमन बीइंग से जाकर मिलता हूँ ताकि मैं सेंट्रल लैंड में जाकर उनसे अच्छे खासे बात कर सकूँ। अब यहाँ पे जबकि वो एक वर्ल्ड लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म बन चुका है तो वो उनके बराबर आ चुका था। फिलहाल में उसे रिसोर्सेज की कोई भी कमी नहीं होती, क्योंकि उसने लूफेंग को ऑलरेडी सरपास कर चुका था और डार्क वर्ल्ड क्लस्टर अनडाउटली उसके ही रूल के अंदर आ जाती, उसे आशा लग रहा था। लेकिन यहाँ पे ये सभी चीज़ें चल रही थी और यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुए रहा था। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है युवान को, जहाँ पे वो भी ये समझ जाता है, उसे अब हमेशा से पता ही था, उसे पता चल जाता है कि जो फेलो टियांगलेंग था वो एक वर्ल्ड लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म बन चुका है। लेकिन यहाँ पे वो कहता है कि कोई बात नहीं, जब भी कोई यहाँ पे ब्रेक थ्रू करता है तो वो टेरिटरीज उसके अंदर आ जाती हैं और युवान के अंदर अभी वो पूरी की पूरी प्रैक्टिशनर फैक्शंस के टेरिटरी होते हैं, उसी के अंदर अपना टियांगलेंग ब्रेक थ्रू किया था। अब यहाँ पे जबकि उसने ब्रेक थ्रू किए हैं तो वहाँ पे वर्ल्ड क्लस्टर्स को अपने सारे वर्ल्ड क्लास ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स के बीच में बांटने की जिम्मेदारी अपने युवान के ही पास थी। लेकिन यहाँ पे युवान कहता कि कोई जल्दबाजी की बात नहीं है, जब एक बार लूफेंग एक लॉर्ड बन जाएगा तो टेरिटरी फिर से रीडिवाइड करनी ही पड़ेगी और डार्क वर्ल्ड क्लस्टर्स उसके डोमेन के अंदर ही आ जाएगी। मतलब यहाँ पे साफ कहना था कि लूफेंग अगर लॉर्ड बन जाएगा तो उसकी वो डार्क क्लस्टर्स अपने लूफेंग के अंदर आ जाएगी और उससे कोई भी छीन नहीं सकता, और ये रूल लॉर्ड्स के द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी। अब यहाँ पे लॉर्ड का जो होमलैंड होता है वो उसकी एक एब्सोल्यूट टेरिटरी होती है,
मतलब शुरुआत में आपने देखा था कि कैसे जब लू फेंग ने अपने अर्थ को खरीद लिया था तो कोई भी उससे नहीं छीन सकता, वैसे ही यहाँ पर भी है। अगर लू फेंग यहाँ पे लॉर्ड बन जाता है तो लॉर्ड के पास ये हक होता है कि वो जो उसका खुद का अपना होमलैंड है वो उसका एब्सोल्यूट टेरिटरी हो जाएगा, चाहे आगे चलकर कितने ही क्यों ना लॉर्ड्स बन जाए, लेकिन यहाँ पे लू फेंग का वो एब्सोल्यूट टेरिटरी रहेगा ही, चाहे दूसरा लॉर्ड बने या फिर तीसरा, वो लू फेंग का हमेशा ही रहेगा और कोई भी लॉर्ड इसके बीच में नहीं आ सकता है। बाकी के दूसरे क्लस्टर्स, बाकी के दूसरे प्रैक्टिशनर फैक्शंस के द्वारा कंट्रोल किए जाएंगे, लेकिन वो सभी अभी के फिलहाल यही रूल होता है। यहाँ पे एक नए लॉर्ड्स का बर्थ का मतलब ये हुआ कि फिर से सारी टेरिटरी को रीअसाइन करना और वहाँ पर सभी चीज़ को चेंज करना, बस अपने होमलैंड वर्ल्ड क्लस्टर को छोड़कर। मतलब जो पहले 800 मतलब 700 होते हैं, मतलब 800 मान लो, तो उनमें 7 के द्वारा डिवाइड की गई है तो अब 8 आ गए हैं, तो 8 के द्वारा डिवाइड करके उनमें और भी बनेगी। मतलब टोटल में 3000 वर्ल्ड क्लस्टर्स कुछ थे, तो 2000 थे, 2900 कुछ थे, लेकिन उसी में 8 में डिवाइडेड होंगे और लू फेंग को बाकी के वर्ल्ड क्लस्टर्स को भी संभालने का जिम्मेदारी मिलेगी। जिसके साथ यहाँ पे और भी बकवास होती है, लेकिन इसको स्किप करके मेन पार्ट पे आते हैं। जिसके साथ में सीन चेंज कर हिनवन आइलैंड के लू फेंग के क्वाइट चैम्बर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लू फेंग कहता है कि बहुत मैं कर चुका हूँ, मैं अभी तक जितने भी हिनवन लेवल डॉ एंड लाइफ एंड डेथ को क्रिएट किया हूँ उसमें मैं लगभग 38,291,021 टाइम कर चुका हूं। मतलब आपने कल के एपिसोड्स में देखा कि लू फेंग ने जब अपने हिनवन लेवल डॉग को क्रिएट करने की कोशिश की तो 1 बार 2 बार 3 बार ही हुआ, लेकिन इस एपिसोड में आते आते लू फेंग ने लगभग 38 मिलियन टाइम्स अपने क्रिएट कर लिए होते हैं हिनवन लेवल डॉग्स को। लेकिन यहाँ पर बताया जाता है कि लू फेंग ने उन सारे 38 मिलियन में से लगभग 93% में से सुप्रीम पावर्स को एल्यूर किया, उसको पहचाना। लेकिन यहाँ पर लू फेंग 93% कंट्रोल करने के बावजूद भी, 93% सेंस करने के बाद भी वो अपने ब्रेक थ्रू को नहीं कर पाया। मतलब ये समझ लो कि लू फेंग ने 38 मिलियन बार अपने आप को सुप्रीम हिनवन लेवल डॉग्स को क्रिएट करने में लगा दी, लेकिन उसमें जो 37 मिलियन बार उसने सुप्रीम पावर्स को सेंस किया तो उसने उन सब के बावजूद भी लू फेंग ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया। जिसके साथ लू फेंग कहता है कि लगभग इसमें 10 बिलियन ईपोस का टाइम लग चुका है और मैंने अभी तक अपने आप को ब्रेक थ्रू नहीं करवाया है। लू फेंग इस 10 बिलियन ईपोस के अंदर सारे तरह की आजमा ली होती, मतलब जो भी लू फेंग कर सकता था हर एक चीज़ को कर लिया होता है। लू फेंग हर एक चीज़ को ऑर्गेनाइज कर रहा था, वो बार बार फेल हो रहा था लेकिन वो बार बार करता है, लेकिन इन सब करने के बावजूद भी लू फेंग ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया था। यहाँ पर इतना लू फेंग करने के बाद उसकी ऑरिजिन सिस्टम, उसकी जो कॉन्सियसन सिस्टम थी, विल पावर, स्पिरिचुअल सिस्टम, हर एक चीज़ ब्रेक थ्रू कर चुकी थी, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी थी। लेकिन लू फेंग चाहे कितना ही कुछ क्यों ना कर ले, लू फेंग की पावर्स अभी उस लेवल तक आई नहीं थी कि वो अभी ब्रेक थ्रू करके एक लॉर्ड बन सके। और लू फेंग के पास अब कुछ बचा ही नहीं था कि उसे ट्राई करना ही क्या है। और लू फेंग खुद से कहता है कि मैंने हर एक पॉसिबिलिटीज को एग्जॉस्ट कर लिया है। और यहाँ पे लू फेंग के पीछे अभी 15 क्लोन्स मौजूद थे जो कि डिफरेंट अपीयरेंस में थे। अब यहाँ पे 15 क्लोन्स जो लू फेंग ने बनाए थे वो काफी ज्यादा टेरिफाइंग होते हैं और लू फेंग ने उसको हिनवन लाइफ फॉर्म्स के वर्ल्ड लेवल, हिनवन लाइफ फॉर्म्स के थ्रेशोल्ड को टच करवा दिया था और उसके अंदर सभी चीजें क्लोन्स परफेक्ट में थी। लू फेंग ने 30 मिलियन अटेम्प्ट्स में इन 15 क्लोन्स को बनाया था, और भी क्लोन्स को बनाए थे लेकिन उसने उसको डिस्ट्रॉय भी कर दिए होते हैं। लेकिन जो 15 क्लोन्स लू फेंग ने बाहर निकाले, लू फेंग उनके अंदर कोई खामियां नजर ही नहीं निकाल पा रहा था, वो बिल्कुल ही परफेक्ट थे। लेकिन यहाँ पे लू फेंग के पास अभी भी कोई चारा ही नहीं था कि वो ब्रेक थ्रू कैसे करे, उसे पता ही नहीं चलता। मतलब इतना सब करने के बावजूद भी लू फेंग ब्रेक थ्रू नहीं कर पाता। 15 क्लोन्स उसके पूरे के पूरे परफेक्ट थे, वो बिल्कुल ही पावर के साथ थे, उसमें कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी लू फेंग नहीं कर पाया। अब देखो यहाँ पे एपिसोड खत्म होता है लेकिन राइटर जानबूझकर डिले कर रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है, वरना लू फेंग का ब्रेक थ्रू इस एपिसोड से हो जाना चाहिए था। वो तो हम लोग देखेंगे कल वाले एपिसोड्स पे होंगे या फिर नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता 1-2 एपिसोड्स में राइटर्स ब्रेक थ्रू करवाने वाला इतनी आसानी से भी। लेकिन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।